क्लास में आपका स्वागत है। आज अत्यंत खुशी की बात है कि आज हम एक नए चैप्टर के रूप में और एक सुंदर चैप्टर, महत्वपूर्ण चैप्टर जो प्रिंसिपल वर्ब है उसके साथ आए हैं। आप देखेंगे प्रिंसिपल वर्ब जिसको प्रधान क्रिया कहते हैं कितना इम्पोर्टेंट है और कितना मेहनत से हम आपके सामने ये प्रस्तुत किए हैं। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा और आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करें न करें इससे हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब यही है कि आप अच्छा से सीख सकें। और आज का क्लास इतना इम्पोर्टेंट है कि हम इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने दोस्त लोगों के साथ उनके लिए भी शेयर करते रहेंगे ताकि बहुतों को इसका ज्ञान हो सके। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा हुआ है प्रिंसिपल वर्ब जिसको प्रधान क्रिया जिसको कहते हैं, हिंदी में इसका प्रधान क्रिया होता है। इससे पहले हम आपको वर्ब के रूप में पढ़ाए हुए थे कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल वर्ब और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। तो करीब करीब हम 15-20 दिन के लगातार क्लास में केवल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ाते रहे, जिसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब और उसके सारे जितने वर्ब्स होते हैं सबके प्रयोग करना सिखाया। बहुत समय लग गया ऑक्सिलरी वर्ब में, फिर एक एक करके बताए, वो समाप्त हो गया। अगला है अब हम प्रिंसिपल वर्ब के चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं। प्रिंसिपल वर्ब जो होता है इसका भी बहुत बड़ा परिवार है। इसके परिवार में जब हम आते हैं तो प्रिंसिपल वर्ब पहले समझे कि किसको कहते हैं। जो वर्ब अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है, दूसरे वर्ब की मदद लिए बिना भी अपना अर्थ व्यक्त करता है, और जिस वर्ब से किसी काम को करने का बोध होता है उसको प्रिंसिपल वर्ब। इसका दो मेन चीज़ समझिए। जो वर्ब अपना अर्थ स्वतः स्पष्ट करता है या बिना मदद का भी वह अपना अर्थ स्पष्ट कर सकता है। दूसरा, जिस वर्ब से किसी काम करने का बोध होता है, काम करने का नाम या काम करने का ज्ञान होता है, उसको प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। वही बात आपको परिभाषा में दिया हुआ है। दैट व्हिच डिनोट्स एन एक्शन, जो किसी कार्य का बोध कराता है। दैट कैन एक्सप्रेसेस इट्स मीनिंग और विदाउट एनी हेल्प, जो बिना किसी मदद का अपना अर्थ भी व्यक्त कर सकता है या करता है, इज कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब। उसे प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। अलग अलग विद्वान, अलग अलग राइटर वर्ब के विभिन्न तरीके से परिभाषा दिए हैं, लेकिन आपको हम सरल तरीका से ये आपको समझाना चाहते हैं कि वर्ब है क्या। वर्ब उसको कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब उसको कहते हैं जिसे काम करने का बोध होता है। जैसे है, थे, इसे काम करने का बोध तो नहीं होता है। वर्ब की मदद करने के लिए भले वो आता है नंबर, पर्सन, टेंस आदि में सहायता करने के लिए, लेकिन डायरेक्ट रूप से थे कहने से किसी काम का बोध तो नहीं हो रहा। लेकिन वर्ब उसको प्रिंसिपल वर्ब कहेंगे जिस काम को एक वर्ब का नाम लेने से किसी काम का बोध हो जाए। जैसे पढ़ना, पढ़ना कहने से किसी कार्य का बोध होता है, किसी कार्य के नाम का बोध होता है। दूसरा, पढ़ना कहने में हमको है, था, थे, थी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह पड़ती तो है लेकिन बिना इसके मदद का भी हम इसके अर्थ को व्यक्त करने में सक्षम हैं। पढ़ना कहने से किसी काम का बोध होता है। तो जो अपना अर्थ स्वतः भी व्यक्त करता हो और किसी का मदद भी नहीं लेता हो उसको प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। साधारण रूप से व्यवहारिक तरीके से आपको हम ये इसका परिभाषा स्पष्ट करना चाहते ताकि आपको इसका कंसेप्ट सही से पता चले। तो इसलिए कहा है दैट व्हिच डिनोट्स एन एक्शन, जिससे किसी कार्य का बोध हो, एंड कैन एक्सप्रेसेस इट्स मीनिंग विदाउट एनी हेल्प। अब काम का बोध कराता है और बिना हेल्प का, बिना किसी की मदद का यह अपना अर्थ व्यक्त करता है। तो यही वर्ब है। अब देखिए प्रिंसिपल वर्ब, वैसे पहले पढ़े थे कि वर्ब के दो भेद होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब। बार बार हम पीछे लौट जाते हैं, आप लोग उबिएगा नहीं, उसी को हम यहाँ फिर उतार रहे हैं। प्रिंसिपल वर्ब के भी दो भेद होते हैं। इससे पहले ऑक्सिलरी वर्ब के 3 भेद पढ़ लिए हैं, आज हम प्रिंसिपल वर्ब के 2 भेद पढ़ेंगे। प्रिंसिपल वर्ब के जो 2 भेद होते हैं, एक का नाम होता है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। एक का नाम होता है फिनाइट वर्ब, इसको कहते हैं सीमित क्रिया, और दूसरे का नाम होता है नॉन फिनाइट वर्ब, इसका नाम है हिंदी में असीमित क्रिया। बहुत आसान है, कहने में भी बहुत आसान है। फिनाइट वर्ब और दूसरा नॉन फिनाइट वर्ब। तो वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब के कितने भेद? फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट वर्ब। अब फिनाइट वर्ब किसे कहते हैं उसको सुनिए। फिनाइट वर्ब सीमित क्रिया, द वर्ब व्हिच इज गवर्न्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द नंबर एंड पर्सन ऑफ इट्स सब्जेक्ट इज कॉल्ड फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब किसको कहते हैं? द वर्ब व्हिच can controlled, the verb which is controlled and governed by the number and person of the subject is finite verb.
जो वर्ब अपने कर्ता के या सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के द्वारा अनुशासित हो या नियंत्रित हो उसको फिनाइट वर्ब कहते हैं। फिनाइट वर्ब किसको कहते हैं? जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के द्वारा नियंत्रित या अनुशासित हो उसे फिनाइट वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए। ही टीचेज मी, इसका हिंदी में भी डिफिनेशन दे दिया गया है, उसका मीनिंग आपको अभी हम समझा दिए हैं। इसमें एग्जाम्पल देखना है। ही टीचेज मी, राम राइट्स ए लेटर। तो यहाँ देखिए ही टीचेज, टीच मैंने पढ़ाना होता है, इसमें ES क्यों लगा दिए? अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें ही टीचेज मी, इसमें ES क्यों लगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे तो उसके वर्ब के अंत में ES लगता है या S लगता है, यही रूल है, इसलिए यहाँ पर ES लगा। तो इसका क्या मतलब? मतलब यही हुआ कि यह अनुशासित है, यह नियंत्रित हुआ है। किसके द्वारा नियंत्रित है? अपने सब्जेक्ट के द्वारा। इस सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इस वर्ब को भी ES लगा करके इसके रूप में लाना पड़ा। यही हुआ जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के द्वारा अनुशासित हो या नियंत्रित हो, यही हुआ अनुशासित होना, यही हुआ नियंत्रित होना। दूसरा देखिए, राम राइट्स लेटर, राम पत्र लिखता है। तो राम जो पत्र लिखता है तो राम राइट लेटर भी तो कह सकते थे, लेकिन इसका असली रूप क्या है? राइट्स का असली रूप क्या है? राइट है। यहाँ राइट्स लिख दिए हैं, क्यों लिखे हैं? वही बात फिर से कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सिंपल प्रेजेंट होने के कारण इसके अंत में S या ES लगाना पड़ा। तो वही बात इसमें फिर से दोहराई गई है, वही रूल। तो यहाँ वर्ब अपने सब्जेक्ट के द्वारा कंट्रोल हुआ है। यहाँ देखिए, दे रीड वी गो, इस दोनों वर्ब में S या ES नहीं लगाया गया। क्यों नहीं लगा है? यहाँ सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल नंबर में है, एक वचन में नहीं है। यहाँ फर्स्ट पर्सन है, तो जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं रहता है तो उसके बाद जब दूसरा कोई सब्जेक्ट इसके स्थान पर रहता है तो उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा अपने स्वतंत्र रूप में रहता है, उसमें S या ES नहीं लगता है। तो इस तरह से कभी S लगता है, ये वर्ब भी कंट्रोल है, सब्जेक्ट के द्वारा अनुशासित है। कहोगे ये कैसे अनुशासित हुआ? इसमें तो S या ES इसमें S या ES नहीं लगा है, तो कैसे अनुशासित हुआ? अनुशासित इसीलिए हुआ कि यहाँ दे है तो दे के अनुसार यहाँ S नहीं लगा, यहाँ ही है तो ही के अनुसार S लगा। तो कभी S लगना, कभी नहीं S कभी नहीं लगना, ये निर्भर करता है उसके सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट जैसा जिस रूप में आएगा वर्ब का रूप वैसा बदलता रहेगा। इसीलिए इस वाक्य में जितने भी वर्ब हैं अपने सब्जेक्ट के द्वारा अनुशासित है, नियंत्रित है। इसी का नाम हुआ फिनाइट वर्ब। The verb which can be controlled and governed by the number and person of the subject is called finite verb। जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के द्वारा नियंत्रित या अनुशासित हो उसे फिनाइट वर्ब कहते हैं। आप फिनाइट वर्ब को समझ गए होंगे। अब ठीक इसका उल्टा इसमें हो, जिसको हम नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं, और सीमित क्रिया। अब इसका एक साधारण रूप में, इसका सारांश के रूप में एक लाइन और समझ लीजिए। फिनाइट वर्ब मतलब ये होता है जिस वर्ब की व्यापकता को सीमित कर दी जाती है, जिस वर्ब के अर्थ की व्यापकता को, उसका जो व्यापक अर्थ या विस्तृत अर्थ रखने वाला जो कोई वर्ब होता है, उस वर्ब के व्यापक अर्थ को किसी सब्जेक्ट के द्वारा सीमित कर दिया जाता है। सीमित अर्थ में जब उसको व्यक्त किया जाता है सब्जेक्ट के अनुसार, तब उसको सीमित क्रिया या फिनाइट वर्ब। तो इस वाक्य में जो वर्ब है वह अपने सब्जेक्ट के द्वारा इसका अर्थ सीमित कर दिया गया है। क्या अर्थ सीमित किया गया? एक व्यक्ति विशेष के लिए, वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर में, यही अर्थ सीमित करना होगा। इसीलिए इसको हम फिनाइट वर्ब या सीमित क्रिया कहते हैं। मतलब ये लगाम का घोड़े है, इसमें लगाम लगा हुआ है, यह जैसा कहेगा फिनाइट सब्जेक्ट वैसा ही फिनाइट वर्ब चलेगा। ये जो नॉन फिनाइट वर्ब है ये बेलगाम का घोड़ा है, इसमें किसी का लगाम नहीं लगता है। जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन द्वारा नियंत्रित न हो, अनुशासित न हो, वह बिल्कुल स्वतंत्र रूप में प्रयोग किया जाता हो, तब उसको नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं। जिसमें कोई अंकुश नहीं था है, वह सीमित रूप में नहीं बल्कि वह व्यापक अर्थ रखने के लिए व्यक्त होता है, वह ऐसे वर्ब को नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे द वर्ब व्हिच इज नॉट कंट्रोल्ड, व्हिच इज नॉट the verb which is not controlled and governed by any subject is called a non-finite। जो वर्ब अपने किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा अनुशासित या
नियंत्रित नहीं हो या नियंत्रित नहीं किया जाता हो, उसे नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं। देखिए आई शैल गो, आई, यहाँ आई है, इस जगह अगर हम ही भी लिख देते हैं, अगर आई के जगह पर ही भी लिख देते हैं, या यहाँ लिख दीजिए, ही शैल गो, आई शैल गो, तो दोनों के साथ आवश्यकता अनुसार शैल का प्रयोग होता है, वैसे ही के साथ विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ ही छोड़ देना, यू लिखिए, चाहे ही ठीक है, ई भी ठीक है, ई रहने दीजिए। तो ही शैल गो भी कह सकते हैं, वैसे ही के साथ विल लगता है, लेकिन हम शैल का भी तो प्रयोग कर सकते हैं आवश्यक रूप में। भविष्य में जब कोई काम करना आवश्यक होता है वो अवश्य जाएगा, ऐसा करने का था। तो लग तो गया कि तो ही के साथ भी शैल का प्रयोग होता है और गो आई के साथ भी शैल का प्रयोग होता है। तो शैल को तो छोड़िए, इसमें हमको शैल से मतलब नहीं है, मतलब गो से। ही रहेगा तभी आई शैल गो, ही शैल गो, आई रहेगा तभी गो। यहाँ गो में कहाँ फर्क पड़ा? शैल की जगह आप विल भी लिख सकते हैं, चलिए ही है तो, लेकिन ही रहे या आई रहे, लेकिन गो में कोई फर्क पड़ा क्या? आई शैल गो, ही विल गोज या ही शैल गोज, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। ये वर्ब अपने असली रूप में ही रहता है, इस वर्ब के ऊपर सब्जेक्ट का कोई असर नहीं पड़ता, ये स्वतंत्र है। जैसे ही कैन टीच, आई कैन टीच, यू कैन टीच, राम कैन टीच, बॉयज कैन टीच, हर एक के साथ कैन करते हुए टीच लिखेंगे, टीचेज कहीं नहीं होगा। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसमें ईएस लगना चाहिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं। आई के साथ भी टीच असली रूप में, ही के साथ भी टीच असली रूप में। यू शुड वर्क, यू शुड वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए। ही शुड वर्क, उसे काम करना चाहिए। राम शुड वर्क, बॉयज शुड वर्क, हर एक के साथ शुड के साथ फिर वर्क लिखते हैं, जो भी वन के रूप में ही रहता है। इस वर्ब के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, इसीलिए ये वर्ब नॉन फिनाइट वर्ब, इसको हम नॉन फिनाइट वर्ब कहेंगे। यहाँ जो है, यहाँ इसको भी हम नॉन फिनाइट वर्ब कहेंगे, ये नॉन फिनाइट वर्ब। आई शैल गो नॉन फिनाइट वर्ब। अब देखिए लेट अस गो, लेट हिम गो, लेट राम गो, लेट यू गो, कोई भी रहेगा यहाँ गो होगा। यहाँ गो या गोज, गो के स्थान पर गोज नहीं होगा। तो देखिए यहाँ भी गो अपने असली रूप में आया, सेंटेंस का पैटर्न चेंज हो रहा, लेकिन ये जो वर्ब आया अपने असली रूप में, इस पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई असर नहीं हो रहा है। यही कारण है इसको नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, ही वांट्स टू गो, यहाँ एस लगा लेकिन इसमें कहाँ कुछ लगा। ही वांट्स टू गो, राम वांट्स टू गो, सीता वांट्स टू गो, बॉयज वांट टू गो, लेकिन इस गो में तो कोई असर नहीं पड़ता, यहाँ अदल बदल हो रहा क्योंकि ये फिनाइट वर्ब है। ये क्या है? ये फिनाइट वर्ब, लेकिन इस गो के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ ये फिनाइट वर्ब है मान लिया, लेकिन ये तो नॉन फिनाइट वर्ब, इस पर कोई सब्जेक्ट का असर नहीं पड़ता। ही वांट्स टू राइट, यहाँ देखिए एस लगा है, ये फिनाइट वर्ब है, सब्जेक्ट के अनुसार कंट्रोल हुआ है, लेकिन इस राइट के ऊपर कोई असर है क्या? ही वांट्स टू राइट। एक ही वाक्य में आप यहाँ स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि एक ही वाक्य में ये जो है इसे फिनाइट वर्ब है। ये क्या है? फिनाइट वर्ब। ये क्या है? ये नॉन फिनाइट वर्ब, ये नॉन फिनाइट वर्ब। इसमें टू लगा है और क्या कहते हैं, इसका इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस वर्ब के ऊपर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या आप समझे? आशा है कि आप समझे होंगे इसको, जो नॉन फिनाइट वर्ब कहलाता है, जिस पर सब्जेक्ट के नंबर पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं। आप किसी दोस्त से ऐसे पूछ सकते हैं, आई वांट टू रीड, वांट कौन वर्ब है? ही वांट्स टू रीड, ही वांट्स टू रीड, वांट्स क्या है? फिनाइट वर्ब है, सब्जेक्ट द्वारा कंट्रोल हुआ, एस लगा। और टू रीड क्या है? नॉन फिनाइट वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट का कोई असर नहीं हुआ, टू रीड अपने स्वतंत्र रूप में ही है। इसीलिए फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब में यही है। फिनाइट वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट द्वारा नियंत्रित होता है, नॉन फिनाइट वर्ब हमेशा स्वतंत्र रहता है, वह बेलगाम घोड़ा है, वह हमेशा अपने व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग साधारण अर्थ में सीमित अर्थ में नहीं होता। तो चलिए फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब क्या होता है आप इस एग्जाम्पल और परिभाषा के द्वारा समझ गए होंगे। आगे देखिए, नॉन फिनाइट वर्ब के 3 भेद होते हैं। नॉन फिनाइट वर्ब के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं।
यहाँ आप पढ़े थे देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब के कितने भेद हैं? प्रिंसिपल वर्ब के दो भेद हैं। अब उसमें से एक का नाम है फिनाइल वर्ब, दूसरे का नाम नॉन फिनाइल वर्ब। अब हम फिनाइल वर्ब के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है। हम बोले थे कि हम क्रमानुसार पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक, जहाँ जिसकी जरूरत पड़ेगी वहाँ उसको हम पढ़ाएंगे तो ज़्यादा सूटेबल होगा आपको समझने में। फिनाइल वर्ब भी पढ़ाएंगे लेकिन अभी नहीं, उसका समय आ रहा है। अगले चैप्टर में फिनाइल वर्ब को पढ़ाए बिना अगला हो नहीं पाएगा, तो ऐसी स्थिति में फिनाइल पढ़ाएंगे ना तो समझ में जल्दी आएगा। इसीलिए अभी हम फिनाइल को स्टॉप करते हैं, रोकते हैं। अब हम नॉन फिनाइल के बारे में पढ़ा चुके, हमको आगे जो कुछ भी पढ़ाना नॉन फिनाइल के आधार पर सिखाना होगा, इसलिए पहले नॉन फिनाइल वर्ब को डिटेल में समझ लीजिए। नॉन फिनाइल बहुत अच्छा है, ठीक से इसके परिभाषा और रूल को समझते जाइए। इन्फिनिटिव, दूसरे का नाम है जिरंड, तीसरे का नाम है पार्टिसिपल। क्या नाम है? पार्टिसिपल। नॉन फिनाइल वर्ब के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, 3 ठो नाम याद रखना है। नॉन फिनाइल वर्ब के 3 भेद होते हैं, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। अब इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल देख लिए। इन्फिनिटिव किसे कहते हैं? द बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। वर्ब के मूल रूप को इन्फिनिटिव कहते हैं। बहुत आसान है। वर्ब के असली रूप को, वर्ब के ओरिजिनल रूप को, वर्ब के मूल रूप को इन्फिनिटिव कहते हैं। हिंदी व्याकरण में इसको धातु कहते हैं, क्रिया को धातु कहते हैं। वर्ब की क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। पढ़, लिख या पढ़ना, लिखना, जाना, हिंदी में आप जो क्रिया का चैप्टर पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ना, लिखना, जाना, ये सभी क्रिया को धातु कहा गया है। इसी धातु को इंग्लिश में इन्फिनिटिव कहते हैं, जो वर्ब के मूल रूप को इन्फिनिटिव कहते हैं। इसी परिभाषा द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इन्फिनिटिव किसको कहते हैं? वर्ब के ओरिजिनल रूप को, असली रूप को इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे पढ़ना, खेलना, नहाना, जाना। ऐसे समझिए कि इन्फिनिटिव और हिंदी और इंग्लिश का पहचान में बहुत आसान है। थोड़ा आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं तब बताएंगे वो बात। इन्फिनिटिव द बेस फॉर्म हो गया। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव। फिर इन्फिनिटिव को भी 2 भेद में बांटा गया है। इन्फिनिटिव के नॉन फिनाइल वर्ब के 2 भेद, 3 भेद, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। अब इन्फिनिटिव के भी 2 भेद होते हैं। एक होता है फुल इन्फिनिटिव, दूसरा होता है बेयर इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव कोई भारी नहीं है, बहुत हल्का है, ध्यान से समझिए। फुल इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव किसको कहते हैं? द वर्ब व्हिच कम्स विथ 2 इज कॉल्ड फुल इन्फिनिटिव। जो वर्ब 2 के साथ आता है उसको फुल इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे यहाँ 2 के साथ आया है ना, ये सभी 2 फुल इन्फिनिटिव। यहाँ देखिए 2 के साथ ये वर्ब आया है, ये फुल इन्फिनिटिव है। ये 2 के साथ आया है क्या? नहीं आया है, लेकिन सब्जेक्ट का कोई असर भी नहीं है, तो ये बेयर इन्फिनिटिव है। ये बिना 2 का है, बेयर इन्फिनिटिव। बिना 2 का है, बेयर इन्फिनिटिव। बिना 2 का है, ये बेयर इन्फिनिटिव हो। तो आप तो इसी एग्जाम्पल से समझे होंगे कि फुल इन्फिनिटिव में 2 लगा रहता है, और बिना 2 वाले इन्फिनिटिव को बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, और 2 वाले इन्फिनिटिव को फुल इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव। अब फुल इन्फिनिटिव का परिभाषा और एग्जाम्पल यहाँ देखिए। आई वॉन्ट टू रीड, यहाँ 2 से जुड़ा हुआ है ना, इसीलिए ये 2 सहित जो वर्ब है इसको हम फुल इन्फिनिटिव कहेंगे। यू लाइक टू रीड, तुम पढ़ना पसंद करते हो, तो ये टू रीड जो है, 2 सहित जो रीड है ये फुल इन्फिनिटिव। ही वांट्स टू रीड, यहाँ रीड के पहले 2 है और वांट, तो यहाँ भी 2 रीड लिखा है तो फुल इन्फिनिटिव। यानी कि जिस वर्ब के साथ 2 हो, जिस इन्फिनिटिव के साथ 2 हो, या जो इन्फिनिटिव अपने 2 के साथ आया हो, उसे फुल इन्फिनिटिव कहते हैं। बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं द वर्ब व्हिच इज यूज्ड विदाउट 2 इज कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव। जो इन्फिनिटिव बिना 2 का हो, बिना 2 का प्रयुक्त होने वाले इन्फिनिटिव को बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे कभी कभी वाक्य में किसी सेंटेंस में टू रीड कहते हैं, और किसी सेंटेंस में केवल रीड कहने से काम चलाते हैं, तो ये केवल रीड जो बोले तो बेयर इन्फिनिटिव हो गया, और 2 लगा कर बोले तो फुल इन्फिनिटिव हो गया। वाक्य में देखिए कैसे होता है।
द वर्ब व्हिच इज यूज्ड विदाउट टू, बिना टू का प्रयुक्त होने वाले वर्ब को इन्फिनिटिव, वेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे आई कैन रीड, मैं जा सकता हूँ, तो यहाँ मैं जा सकता हूँ, यहाँ जो कैन के साथ है रीड, इसमें टू लगा हुआ है लेकिन साइलेंट है, इसका टू जो है साइलेंट है, इसमें टू प्रकट रूप से लिखा नहीं जाएगा, ये टू साइलेंट टू, छुपा हुआ लुप्त टू रहता है। ये इन्फिनिटिव तो है लेकिन वेयर इन्फिनिटिव इसीलिए कहलाता है क्योंकि इसमें टू साइलेंट है। यू मस्ट टू गो, यहाँ टू गो लिखा नहीं जाता लेकिन ये साइलेंट रूप में व्याप्त है, मौजूद है, इसीलिए ये भी इन्फिनिटिव है लेकिन बिना टू का इन्फिनिटिव। लेट अस गो, यहाँ टू नहीं है। आई ही कैन गो, टू नहीं है। ये सभी जितना भी लिखे हैं ये सभी वेयर इन्फिनिटिव का उदाहरण है जिसमें टू का स्पष्ट प्रयोग नहीं। अब साधारण अर्थ में ऐसे समझना है कि हिंदी क्रिया में जब तक ना लगा रहता है तब तक वह मूल वर्ब कहलाता है, इसी को इंग्लिश में इन्फिनिटिव कहते हैं। और इंग्लिश में जब तक वर्ब के पहले टू लगा रहता है तब तक उसको इन्फिनिटिव कहते हैं, या फुल इन्फिनिटिव, या जब उसे फुल इन्फिनिटिव कहते हैं। इंग्लिश में वर्ब के पहले टू लगना इन्फिनिटिव का पहचान है। हिंदी में वर्ब के अंत में ना लगाना इन्फिनिटिव का पहचान। जैसे पढ़ना, जाना, खेलना, लिखना, ना लगा रहता जब तक वो इन्फिनिटिव है। इंग्लिश में उसी का जो लिखेंगे तो टू रीड, टू डेट, राइट, टू प्ले, टू गो, तो वर्ब के पहले टू लगा रहना इन्फिनिटिव का पहचान इंग्लिश में टू है, और हिंदी में मूल रूप या इन्फिनिटिव का पहचान ना है, लास्ट में जो ना लिखा रहता है। इसीलिए आप जूनियर ट्रांसलेशन या कोई ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन बनाने के लिए, तो वहाँ अगर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं जानते हैं, जैसे दौड़ना का अंग्रेजी मान लीजिए नहीं जानते हैं, तो उसमें आप राम दौड़ता है, तो यहाँ दौड़ता का अंग्रेजी खोजने लगिएगा तो वहाँ दौड़ता शब्द का इंग्लिश नहीं मिलेगा, वहाँ लिखा रहेगा दौड़ना। तो जब ना लिखा रहता अंत में तो उसके वर्ब के पहले टू भी लिखा रहता, तो दौड़ना का अंग्रेजी क्या लिखा रहेगा उसमें, टू रीड। तो आप बनाते समय क्या करते हैं, ना को दौड़ना जो है तो वहाँ तो ना रहने के कारण से वर्ब के पहले टू लगा रहता है, तो बिना विचार किए बिना पूछे ही आप क्या करते हैं, टू को हटा देते हैं और दौड़ना शब्द का जो मूल वर्ड है रन, उस रन को अपने वाक्य में इस्तेमाल कर लेते हैं और टू पर कोई प्रश्न उठाते नहीं। वही टू जो उसमें लगा हुआ रहता है वो इन्फिनिटिव की निशानी है। हिंदी क्रिया के अंत में ना लगा रहना, इंग्लिश में उसी क्रिया के इंग्लिश वर्ड में टू लगा रहना, यही इन्फिनिटिव का पहचान है। तो ये फुल इन्फिनिटिव का पहचान हुआ। लेकिन जब वेयर इन्फिनिटिव का प्रश्न उठता है तो वहाँ पर टू नहीं भी रहता है, तो इसको अलग साइड में समझिए कि वेयर इन्फिनिटिव एक विशेष रूप से इन्फिनिटिव होता है। लेकिन सामान्य रूप से अगर पहचान पहचान रखना है तो फुल इन्फिनिटिव का, तो समझ लीजिए कि वर्ब के पहले टू, यही इसका सिंबल है, यही इसका पहचान है। इसी टू प्लस वर्ब को फुल इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव कहते हैं, जो इसका पहचान है। और इस टू को हम एनाफोरिक टू कहते हैं। जब किसी वर्ब के पहले टू लगा रहता है तो उस टू का नाम क्या है, एनाफोरिक टू है। क्योंकि टू दो प्रकार का होता है, जैसे ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, यहाँ टू, ही वेंट टू स्कूल, शॉर्ट में लिख दिए हैं, स्कूल पूरे लिखिए, ही वेंट टू स्कूल। तो यहाँ जो टू लिखे हैं, आई या दूसरा दे दीजिए एग्जाम्पल, ही वेंट टू रीड। इस दोनों वाक्य में देखिए, यहाँ भी वेंट टू है, यहाँ भी वेंट टू है, लेकिन दोनों टू में अंतर है। ही वेंट टू स्कूल, ये टू है, और यहाँ ही वेंट टू रीड, यहाँ नाउन है, स्कूल क्या है, एक नाउन है, और यहाँ ये रीड क्या है, ये वर्ब है। नाउन के पहले जो ये टू आया है, इसका नाम है प्रीपोजिशन। इसको क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन, इसका नाम प्रीपोजिशन है। अब वर्ब के पहले जो ये टू आया है, इस टू का नाम है एनाफोरिक टू, इसका नाम है एनाफोरिक टू, E2 का। आप समझ गए, वर्ब से पहले आने वाले टू को एनाफोरिक टू कहते हैं, और नाउन के पहले आने वाले टू को प्रीपोजिशन कहते हैं। तो ये टू आता है किसी वर्ब को इन्फिनिटिव बनाने के लिए,
ये टू आता है किसी नाउन को दूसरे नाउन या किसी दूसरे प्रोनाउन के साथ संबंध स्थापित करने के लिए, जोड़ने के लिए। यही प्रीपोजिशन का परिभाषा है, जो किसी नाउन के पहले आकर और उस नाउन का संबंध वाक्य में दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ स्थापित करे। ये प्रीपोजिशन का पहचान है। और जब किसी वर्ब को टू का रूप दे करके उसका प्रयोग इन्फिनिटिव के रूप में किया जाना हो, तब उसको एनाफोरिक टू कहते हैं। यही अंतर है। तो चलिए, आप प्रीपोजिशन के रूप में भी आप इसका तुलनात्मक अध्ययन कर लिए। ये इन्फिनिटिव क्यों है, इसका पहचान क्या है, हिंदी क्रिया के अंत में ना लगा रहना, इंग्लिश में किसी वर्ब के पहले टू लगा रहना, यही इन्फिनिटिव का पहचान है, वर्ब के मूल रूप का पहचान है। इस तरह से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, इसका डिटेल में आपको क्लास में इतना ही। फिर अगले क्लास में आपको नया मैटर लेकर के आएंगे। आज का क्लास अधिक लंबा न हो, इसलिए हम यहीं पर रोकेंगे। और भी कुछ पढ़ाना बाकी रह गया जो दूसरे क्लास में जस्ट इसके बाद वाले क्लास में हम आपको बताएंगे। आज के लिए आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।